लास्ट लेक्चर का ही रिमेनिंग पार्ट है और उसी की कंटिन्यूएशन है। हमने लास्ट क्लास में हर्मीट इक्वेशन तक डेरिवेशन की थी। मैम ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास। दिस इज क्वांटम क्लास। ये क्वांटम की क्लास है बच्चे। और हम जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी थी कि किस सिस्टम को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। और जो हमारे पास उसकी फिर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो यहाँ पे मेरे पास अब कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, श्रोडिंगर इक्वेशन मेरे पास होते होते ये फॉर्म आ गई थी और इस फॉर्म को मैं हार्मीट इक्वेशन बोल रही थी। ठीक है, हार्मीट इक्वेशन का हमने इतना बोल दिया था कि इसका जो सोल्यूशन होता है वो एक पावर सीरीज होती है। मींस इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं होता कि एक वैल्यू आती है या दो आती है या एक सीरीज आती है और वो जो सीरीज है वो पावर की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये मेरे पास जो सोल्यूशन आ रहा है हार्मीट इक्वेशन का, ये ऐसे आ रहा है h ऑफ xi इज इक्वल टू a r xi रेज़ पावर s प्लस r और समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये वैल्यू आई कहाँ से, ये आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ोगे। ठीक है, ये हार्मीट इक्वेशंस भी उन्हीं में से एक इक्वेशन है। लेजेंडर पॉलिनोमियल है, हार्मीट पॉलिनोमियल, डिफरेंट इक्वेशंस आप पढ़ते हो उसमें एमएमपी में। ठीक है, तो वहां से जो है वहां से आप ये सॉल्व वहां से करते हो आप। अच्छा, अब मेरे पास ये जो सॉल्यूशन आ गया है हार्मीट इक्वेशन का, ये आप देखें, इसमें ए आर जो है ए आर जो है ये मेरे पास क्या है, ये जस्ट एक कोफिशिएंट है और जाय जो है इसकी पावर चेंज हो रही है। जबकि आप जो है आप वैल्यूज किसको असाइन कर रहे हो और किसकी वैल्यूज को असाइन करके सम अप कर रहे हो, आर की वैल्यूज को आप वैल्यूज पुट करके आप सारे एड अप। ठीक है, गर्ल्स म्यूट योरसेल्फ। शाइस्ता बच्चे म्यूट योरसेल्फ। मैम दा उरूज दाऊद दे शाइस्ताना। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास ये जो सॉल्यूशन आ गया है हार्मीट इक्वेशन का, इसमें मेरे पास r जो है वो रेंडमली 0 से स्टार्ट हो रही है, इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यूज जा रही है। बट ये जो s है इसको मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है हार्मीट इक्वेशन का, इसको मैं वापस पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में वापस पुट करूंगी तो मेरे पास r की कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगी। बट इसमें पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो सॉल्यूशन आ गया इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी 2 दफा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए अब ये देखिए आपका h जो है वो जाय पे डिपेंड कर रहा है। h एक ऐसा वेरिएबल है जो जाय पे डिपेंड कर रहा है। जाय मेरा इक्वल था kx के। ठीक है, जाय वाज इक्वल टू के एक्स और h मेरा किसके इक्वल है, ए आर कोई कोफिशिएंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रही है, टाइम जाय और फिर जाय में आपके पास s पावर r है। s को मैंने फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड आउट s क्या चीज है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू जाय डिफरेंशिएट करूंगी। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो ए आर है इसमें कोई जाय नहीं है। ठीक है,
तो आप ए आर को कांस्टेंट कंसिडर करो, और जो जाय है, जाय की पावर में कुछ है, ठीक है, तो इसमें आप पावर रूल अप्लाई करोगे। पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो पावर होती है ये कोफिशिएंट बन जाता है और इसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी। ए आर उसी तरह रहेगा, वो पावर नीचे आ गई है, और जो पावर ऑफ जाय थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। दोबारा से जब डिफ्रेंशिएट करना है, अब आप देखो, अब जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, और इस साइड पे ए आर इज कांस्टेंट, ये भी आप एस प्लस आर को भी कांस्टेंट कंसिडर करोगे, ठीक है, और जो पावर है वो दोबारा से कोफिशिएंट बन जाएगी और एक और 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ए आर एस प्लस आर माइनस 1, और ऊपर जाय रेज़ टू पावर एस प्लस आर माइनस 2, -1 एक दफा, और एक और दफा जब -1 करोगे तो पावर -2 हो जाएगी। अब ये देखो मेरे पास क्या आ गया है, h की वैल्यू आ गई है, ठीक है, h ऑफ जाय, डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू जाय, और फिर दूसरी क्या इक्वेशन आई है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू जाय। ये जो 3 इक्वेशंस मेरे पास आ गई है, ये हम इस इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। h ऑफ जाय पुट इधर कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू जाय इधर पुट कर देंगे, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू जाय इधर पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 3 जो है, सॉरी इक्वेशन 5 जो है, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगी। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू जाय माइनस 2 जाय, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू जाय प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू h ऑफ जाय, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपने क्या करना है, जरा चीजों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे। हम क्या कर लेते हैं, देखिए इधर जाय की पावर को देखें, s प्लस आर माइनस 2, s प्लस आर माइनस 1, s प्लस आर, ऐसे कर लेते हैं ना हम कुछ, के हम s माइनस 2 जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2 में स्प्लिट कर लेते हैं। ये जो सारी पावर्स है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि हमारे पास हर टर्म में जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2 आए, यहाँ पे भी जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2 आए, इस टर्म के साथ भी जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2 आए, और इस टर्म के साथ भी पावर में जाय माइनस 2 आए। क्या करेंगे हम, ये बाकी सारी चीजें यहाँ तक एज इट इज, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, जाय की पावर s माइनस 2 डालना है। देखिए ये है जाय रेज़ टू पावर s प्लस आर माइनस 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जाय रेज़ टू पावर s इंटू जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2। ये और ये सिमिलर है गर्ल्स, देखिए इसको आप वापस उस तरह से लिख सकते हो। मैथ्स का रूल है आपके पास, व्हेन बेसिस आर सेम पार्ट्स विल बी एडेड, तो आप इन पावर्स को स्प्लिट भी कर सकते हो विद द सेम बेस। पावर्स को स्प्लिट कर दो विद द सेम बेस, और बेस क्या है, मेरे पास जाय है, एक आपके पास जाय रेज़ टू पावर आर आ जाएगा, दूसरा आपके पास जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2 आ जाएगा। बाकी इधर ये चीज यहाँ तक फिर से सेम लिखो, ठीक है, 2 जाय समेशन ए आर एस प्लस आर, इधर तक उसी तरह इधर। अब इधर भी मैंने जाय रेज़ टू पावर s माइनस 2 लिखना है, ठीक है, ये पावर मैंने जाय रेज़ s माइनस 2 की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो अगर इधर मैं एक और -1 डाल दूं, तो फिर मेरे पास s माइनस 2 पावर में आएगा, बट मैं खुद से -1 नहीं डाल सकती। अगर मैंने -1 डालना है तो मैं एक +1 भी पावर में डालूंगी, सो एज टू कीप द थिंग्स नॉर्मल, ठीक है। अब इधर मेरे पास जाय रेज़ टू पावर, एक तो r को सेपरेट कर दो, ठीक है, और चूंकि यहाँ पे मैंने +1 -1 किया हुआ है, तो वो r के साथ वाले जो r के साथ आप +1 लगा लो, ठीक है, और जो -1 होगा वो इस -1 के साथ ऐड होके s माइनस 2 बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास जाय s माइनस 2। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो वापस आपके पास वही चीज आती है, ठीक है। तो आपने मैथ्स का कोई रूल नहीं चेंज किया। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक उसी तरह हो गया।
इधर आप s-2 लाने के लिए क्या करोगे, +2 and -2 करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक जाए r+2 हो जाएगा, दूसरा s-2 हो जाएगा। अब देखें, जाए s-2 इधर भी है, जाए s-2 इधर भी है, जाए s-2 इधर भी है, सो यू कैन टेक दैट कॉमन। तो कॉमन निकाल के दूसरी साइड पे डिवाइड कर लो, दूसरी साइड पे 0 है तो 0 हो जाएगा। अब आपकी पावर में s-2 नहीं है, ठीक है, जाए रेज़ टू पावर s-2 नहीं है। अब आपकी पावर थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, देखिए ये चीज उसी तरह, फर्स्ट टर्म उसी तरह, सेकेंड टर्म में आप देखो, सेकेंड टर्म में एक ये जाए है और ये है जाए रेज़ टू पावर r+1। तो इन दोनों को मैं साथ लिख सकती हूँ, और जब मैं साथ लिखूंगी तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। दोनों की पावर्स जब ऐड होंगी तो ये r+2 बन जाएगी, जाए रेज़ टू पावर r+2। इस स्टेप में मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, इस वाले स्टेप में वो जो बाहर का जाए है, ये वाला जाए, ये मैंने अंदर इस जाए के साथ इस दोनों की पावर्स ऐड कर ली है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है। अब आप इस इक्वेशन में देखें, ये जो जाए की पावर है r+2 और ये जाए की पावर सेम है, इट मीन्स कि अब आप इनको कॉमन लिख सकते हो, ठीक है। कॉमन लिख सकते हो, लास्ट टू टर्म्स को कंबाइन करो, फर्स्ट टर्म उसी तरह होगी, देखिए फर्स्ट टर्म जो है मेरी उसी तरह एज इट इज है। सेकेंड टर्म आप देखो, सेकेंड टर्म को कंबाइन करने के लिए क्या करो, जरा पहले प्लस लगा लो, ठीक है, प्लस लगा लो, तो अल्फा का साइन प्लस है, ठीक है, अल्फा -1, इट इज अल्फा -1। ये 2 जो है ये इस s के साथ मल्टीप्लाई करो, बट 2 के साथ चूंकि माइनस है तो ये -2s -2r हो जाएगा, इट इज -2s -2r, ये आ गया। बाकी कॉमन क्या है, समेशन कॉमन है, ar कॉमन है, जाए रेज़ टू पावर r+2 कॉमन है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और ये जो टर्म है ये कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, जो समेशन वाली टर्म है उसको मैंने पहले लिख दी है, समेशन टर्म को पहले लिख दी है, और ये जो 2r और 2s है इनको भी मैंने पहले लिख दी, लेकिन इनको पहले लिखने से मेरे पास क्या हो गया कि वो माइनस साइन जो है बाहर आ गया है, ठीक है। जब माइनस साइन बाहर आ गया तो बाकी अंदर सबके साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने s को फाइंड करना है, क्या करो, स्लोली एंड स्टडीली r को वैल्यूज दे दो, ठीक है। r को 0 पुट करो और फिर 1 पुट करो इन फर्स्ट समेशन। मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये सम अप कर रहे हैं इन सारे टर्म्स को, r की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी है। मैं क्या करती हूँ, इस फर्स्ट टर्म में r इज इक्वल टू 0 पुट कर लेती हूँ, ये मेरे पास a0 हो जाएगा, a ऑफ 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे मैं जब r की वैल्यू 0 पुट करूंगी सिंपल ऐसा आ जाएगा, ये सिंपल ऐसा आ गया है। इधर जब मैं r की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो s-1 आ जाएगा, एंड हियर इट इज s-1। इधर मैं r की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो ये टर्म 1 हो जाएगी, सो देयर इज नो नीड टू राइट xi ऑफ r, क्योंकि xi ऑफ 0 हो जाएगा विच विल बिकम 1। तो ये आपके पास यही फॉर्म है, बट इसमें आपने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये इस तरह हो गई है, ठीक है। फिर प्लस प्लस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि समेशन है। अब आपने क्या किया, r की वैल्यू 1 पुट कर दी है, r की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो a1 हो जाएगा, ये a1 s+1, इधर r की वैल्यू 1 पुट करोगे सिंपल ऐसा आएगा,
ये देखिए A1 S+1 S इंटू जाई ऑफ 1, इधर 1 मैंने नहीं लिखा तो इसका भी एक यही मतलब आता है कि जाई की पावर 1 है। अच्छा, अब ये मेरे फर्स्ट टर्म जो आई है यहाँ पे मैंने r इज इक्वल टू 0 पुट किया। सेकेंड टर्म में मैंने r इज इक्वल टू 1 पुट किया इसी में। बाकी जो है बाकी मैंने इसी तरह लिख लिया, बट जो मेरा समेशन है अब ये स्टार्ट होगा r इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आप वही चीज लिख लो, बट समेशन r इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। ये मैं क्यों कर रही हूँ सब कुछ आप देखते जाएंगे क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है इसकी मैथमेटिक्स, बट आप देखते जाओ ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये जो सारा कुछ मैं कर रही हूँ, ये मैंने एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एनर्जी की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास एंड में आ जाएगी वैल्यू, आप देख लेना। अच्छा, इधर मैंने क्या किया, सिंपल इस स्टेप में मैंने ये किया कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें मैंने r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0 पुट करके उन दो टर्म्स को अलग कर दिया है, और जो बाकी समेशन की टर्म्स हैं उनको मैंने उसी तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म में मैंने क्या किया, इस सेकेंड टर्म में मैंने r की वैल्यू जो है वो 2 पुट की है। सेकेंड वी स्टार्ट समेशन फ्रॉम 1 0 और नहीं, r की वैल्यू 2 नहीं पुट की। सेकेंड टर्म में मैंने क्या किया हुआ है, देखिए जो सेकेंड टर्म है ना, ये वाली जो समेशन वाली टर्म है, ये भी स्टार्ट हो रही है 0 से इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी का मतलब ये है कि r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जाते जाते 10,000 भी है, 10 लाख भी है इसमें। आप क्या करो, फर्स्ट टू टर्म्स को इग्नोर कर दो, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। अगर इग्नोर करते हो तो इससे कोई डिफरेंस पड़ता है अगर आपकी वैल्यूज इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, इफ योर वैल्यूज आर गोइंग टिल इन्फिनिटी, तो अगर आप स्टार्टिंग दो वैल्यूज को इग्नोर करते हो तो उससे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आपने क्या कर दिया, समेशन जो है वो r इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर दिया है। अब जब समेशन r इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो गया है तो आप ये जो सारी की सारी इक्वेशन है इसमें जहां जहां r है उधर आप r माइनस 2 पुट करो। मैंने अपनी r की वैल्यू में से दो वैल्यूज को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो समेशन अब आपका 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है, समेशन स्टार्ट 2 से हो रहा है लेकिन r की जगह मैं r माइनस 2 पुट कर रही हूँ। आप अपने समेशन में दो वैल्यूज को इग्नोर कर दो, दो वैल्यूज को इग्नोर कर दो, तो अब जो आपका समेशन स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो जहां जहां r है, चूंकि r वो इंडेक्स है जो चेंज हो रहा है, तो r की जगह आप r माइनस 2 पुट करो। अब इधर a r माइनस 2 आ जाएगा, जाई रेज टू पावर 2r, सॉरी इधर r माइनस 2 आएगा ना, तो r माइनस 2 और एक प्लस 2 है तो सिंपल जाई r आ जाएगा। इधर इधर जब आप r की जगह 2 पुट करोगे तो इधर उस r माइनस 2 की जगह उस r माइनस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर 2s उसी तरह रहेगा, माइनस अल्फा भी उसी तरह रहेगा, प्लस 1 भी उसी तरह रहेगा। लेकिन इस r की जगह जब आपने r माइनस 2 पुट किया है तो उस r माइनस 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आपके साथ बन जाएगा 2r माइनस 4। देखें ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, 2 2 है और फिर r है। ठीक है, तो आपने r की जगह पुट किया है, r की जगह पुट किया है r माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा 2 इंटू
आर माइनस 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2r माइनस 4, ठीक है गर्ल्स, आई होप यू गेट इट। तो 4 और यहाँ पे +1 है। अच्छा ये मैंने किया हुआ है इधर, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, आई थॉट ये मैंने नहीं किया हुआ। तो वैसे करोगे तो इस ब्रैकेट को ओपन करके ये पावर थोड़ी सी सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट टर्म उसी तरह है, जब आपने r इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 पुट किया है। ये जो ये वाली टर्म थी, इसमें आपने अपनी वैल्यूज जो है उसमें दो वैल्यूज को इग्नोर कर दिया था। दो वैल्यूज को इग्नोर करने से आपने r की जगह r माइनस 2 पुट किया, तो यहाँ पे देखें ये ऐसे हो गया। ये गर्ल्स आप देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस ही है, ठीक है। तो 2s प्लस 2r माइनस 3 माइनस अल्फा आ गया, जाहिर रेज़ टू पावर r आ गया, जाहिर रेज़ टू पावर एक मिनट गर्ल्स। अच्छा इधर मैंने एक मिस्टेक की हुई है गर्ल्स, यहाँ पे देखिए आप, ये जो वैल्यू है ना, ये है r प्लस 2, जाहिर रेज़ टू पावर r प्लस 2, देखें ये वहां से आई है ना। oh yes, sorry it is, sorry, yes है गर्ल्स, ये जाहिर रेज़ टू पावर r प्लस 2 है। जब आप r की जगह r माइनस 2 पुट करते हो तो +2 एंड -2 कैंसिल हो गया, ये जाय r रह गया, ठीक है सही है, ये मिस्टेक नहीं है बस, सही है, मिस्टेक नहीं है। अब आप देखें, फर्स्ट टर्म विदाउट एनी जाय, सेकेंड टर्म विद जाय रेज़्ड पावर 1, थर्ड टर्म समेशन में है लेकिन उसकी जो पावर है वो जाय रेज़्ड पावर r है। फोर्थ टर्म भी समेशन में है और इसकी पावर भी जाय रेज़्ड पावर r है। अब ये इक्वेशन जो है इसको जरा देखें, ये आपको क्या बोलता है? ये इक्वेशन ये बोलता है कि ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय जाय प्लस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय जाय रेज़्ड टू पावर r माइनस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय जाय रेज़्ड टू पावर r 0 के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, डिफरेंट चीजें एड अप हो रही हैं, कुछ चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, ठीक है। इसमें या देखिए ये सारी इक्वेशन 0 के इक्वल तब होगी जब या जाय जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, विद इट्स पावर, अगर वो 0 के इक्वल होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ जाय। कोफिशिएंट ऑफ जाय क्या है, यहाँ पे एक्चुअली जाय रेज़्ड टू पावर 0 है, ठीक है, चूंकि वो 1 के इक्वल होता है इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा उसको यहाँ लिखना। तो ये एक्चुअली आपके पास जाय का कोफिशिएंट है, ये भी जाय का कोफिशिएंट है, ये भी जाय का कोफिशिएंट है, ये भी जाय का कोफिशिएंट है, ये सारे आपके पास जाय के कोफिशिएंट है। और ये इक्वेशन आपके पास 0 के इक्वल है। ये इक्वेशन तब वैलिड है, तब ठीक है, जब कोफिशिएंट ऑफ जाय जो है वो 0 के इक्वल हो। हम जाय को 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते क्योंकि जाय मेरे पास kx के इक्वल था, k जो था वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, x मेरे पास एम्पलीट्यूड था जिससे मैं अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर को मूव कर रही थी, ठीक है। तो स्प्रिंग अगर एक ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट तभी करता है अगर उसके वो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच हो, और अगर स्प्रिंग आपने अटैच की हुई है तो इट मीन स्प्रिंग की कोई ना कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगी, ठीक है। के को आप 0 नहीं ले सकते हो। x को 0 क्यों नहीं ले सकते, x एम्पलीट्यूड है, x अगर आप कोई एम्पलीट्यूड नहीं प्रोवाइड करोगे, कोई डिस्टेंस कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दोगे ऑसिलेटर को, तो वो कैसे हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। तो इसलिए आपका जाय जो है, या फिर जाय की कोई भी पावर, जाय r कोई भी पावर ले लो उसकी,
वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो अदर क्या मेरे पास ऑप्शन रह जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ जाई कैन बी 0। ठीक है, दिस थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ जाई, दिस थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ जाई, एंड दिस थिंग इज आल्सो कोफिशिएंट ऑफ जाई, ये चीज भी कोफिशिएंट ऑफ जाई है। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल हो सकती है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, चलो जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है इसी को मैं ले लेती हूँ। ये जो फर्स्ट है, जिस जो किसका कोफिशिएंट है, जाई रेज़ टू पावर 0 का, उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिए। जब मैंने 0 के इक्वल पुट किया है, ए नॉट कैन नॉट बी 0। ठीक है, ए नॉट क्या चीज है, ए नॉट आगे तो डिस्कस करते हैं नॉट क्या चीज है। ए नॉट कैन नॉट बी 0, इट मींस ये वाली चीज 0 हो सकती है या फिर ये वाली। अगर ये 0 की इक्वल होती है तो आपका एस का आंसर 0 आता है। अगर ये 0 की इक्वल है तो एस इज 1। ये एक्चुअली मैं एस ही फाइंड कर रही थी, मैंने आपको बताया ना मैं चीज़ों को डिफरेंट। तो मेरी एस की ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं। अब आप ये मैंने फर्स्ट कोफिशिएंट को 0 कंसीडर किया ना, इसको मैंने 0 कंसीडर किया तो एस की दो वैल्यूज आई। आप किसी भी कोफिशिएंट को ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है, तो वहां से आपके पास एस की यही वैल्यूज आएंगी। क्योंकि फर्स्ट कोफिशिएंट थोड़ा मुझे सिंपल लगा है तो इसीलिए उसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। बाकी कोफिशिएंट्स भी 0 के इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, अब आप देखो, मैं कह रही हूँ कि जो जाई के कोफिशिएंट है वो सारे 0 के इक्वल हैं। तभी मेरे पास देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट कोफिशिएंट जस्ट 0 के इक्वल है तभी मेरे पास ये इक्वेशन, ये कोफिशिएंट भी 0 के इक्वल होगा, ये वाला भी 0 के इक्वल होगा, ये वाला भी 0, तब ये इक्वेशन जो है मेरे पास इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, समझ आ रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है और सारे ऐड हो रहे हैं, वो सब 0 के इक्वल होंगे तभी सारी की सारी इक्वेशन इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, अब आप क्या करो, ये जो मेरे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं बस, ये सारे जो हैं ये इक्वल हैं। ये मैं कैसे कह रही हूँ ये बात, जाई की जितने भी कोफिशिएंट हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और अदर वन, सारे जो है वो 0 के इक्वल हैं। ठीक है, जब 0 के इक्वल हैं, देखें जब सारे 0 के इक्वल हैं तो इट मींस वो एक दूसरे के भी इक्वल हैं। देखिए मैं कह रही हूँ ना, ये वाली टर्म 0 के इक्वल है, ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल है, ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल, तो इट मींस ये वाली टर्म इसके इक्वल भी है, ये वाली टर्म इसके इक्वल भी है, ये वाली टर्म इसके इक्वल भी है, क्योंकि ये सारी टर्म 0 के इक्वल हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने दो कोफिशिएंट्स लिए हैं जाई को और उनको इक्वेट कर दिए। इक्वेट इसलिए किया है क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स ऑफ जाई आर इक्वल, तो इट मींस दे आर इक्वल टू वन अनदर एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक ये वाला कोफिशिएंट लिया है और एक ये वाला लिया है, ये जो समेशन वाले हैं, ये दोनों कोफिशिएंट्स लिए और मैंने इक्वल कर दिए। तो मैंने इक्वल किए हैं, मैंने क्या किया, पहले मैंने s इज इक्वल टू 0 पुट किया, मेरे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, इधर s इज इक्वल टू 0 पुट करो, इधर s इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये हो जाएगा ए आर इंटू आर एस माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए आर माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा 2r
-3 माइनस अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करो चीजों को, तो मेरा ए आर जो है, देखिए हम कह रहे थे ना कि ए क्या चीज है, ए नॉट क्या चीज है, ए क्या चीज है, तो ये ए मेरे पास एक्चुअली यहाँ से आ गई है। ए आर इज इक्वल टू 2r माइनस 3 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय आर इंटू आर माइनस 1, दिस इज आर। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरा एस नहीं है, बिकॉज एस इज 0। ठीक है, इंटू आर ए आर माइनस 2। ये क्या है, यहाँ पे आपकी जो आर की वैल्यूज होंगी उसको आप चेंज करो तो आपके पास डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ जाय आएंगे। आर की वैल्यू 1 लेते हो, अच्छा आर की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते हो, आर की वैल्यू मैंने 2 लेनी है या फिर 2 से ज्यादा लेनी है। ये क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने जो इधर मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने स्किप कर दिया था। आर की वैल्यूज मैंने अपनी स्टार्ट की थी फ्रॉम आर इज इक्वल टू 2। ये देखिए समेशन मेरा आर इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स आपकी आर की वैल्यूज 2 एंड अबव देन 2 वैल्यूज से स्टार्ट होंगी। ठीक है, सपोज हम आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास a2 आ जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस अल्फा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 आ जाएगा इंटू ए 0 और ए नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर a की वैल्यू 3 पुट करो तो ए 3 की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 4 पुट करो ए 4 की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह वैल्यूज आती रहेंगी। ये जो इक्वेशन है इसको इंडिशियल इक्वेशन बोलते हैं, या फिर किसी बुक्स में इसको रिकर्शन रिलेशन कहा हुआ है। इंडिशियल इक्वेशन किसी बुक्स में कहा गया हुआ है कहीं पे, रिकर्शन रिलेशन किसी एक को आप याद रखो, दैट्स इनफ फॉर यू। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में आर को डिफरेंट वैल्यूज दो, बट आर की वैल्यूज 2 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। देखें, a2 की वैल्यू आ गई है, a3 की आ गई है, a4 की आ गई है। इधर आप देखें a5 आया, यस a5 तक फाइंड किया मैंने। यहाँ पे जरा इन वैल्यूज को देखें गौर से, इधर आपको एक बात समझ आएगी। a2 is equal to 1 minus alpha divided by 2 factorial into a naught. a3 is equal to 3 minus alpha divided by 3 factorial into a1. a4 is equal to, ये देखिए a4 एक्चुअली ऐसे आ रहा है, 5 minus alpha divided by 4 into 3 into a2। a2 की वो वैल्यू पुट कर दी, ये a2 है ना, ये वैल्यू इधर पुट कर दो a2 की जगह, तो ये ऐसे हो जाएगा 5 minus alpha 1 minus alpha divided by 3 into 2, 4 into 3 into 2 factorial into a naught। ये क्या चीज है, ये 4 factorial होती है, 3 into 4 into 3 into 2 factorial, ये 4 factorial बन जाएगा। तो क्या होगा, a4 आपके पास इक्वल होगा, ये कहाँ पे लिखा है मैंने, नहीं लिखा, ये ऐसे हो जाएगा 5 minus alpha 1 minus alpha divided by 4 factorial into a naught। a5 किसके इक्वल हो गया, a5 ये आ रही है, a3 की वैल्यू आप पुट कर लो, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है 7 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू a1। जरा इन टर्म्स को और से देखो, इनमें एक चीज रेपिटेशन आ रही है कुछ, जबकि इवन एज हैं, फॉर एग्जांपल a2 a4, ठीक है, जो इवन एज हैं। सिमिलरली a6 a8 a10, इन सारों को आप इन टर्म्स ऑफ a नॉट रिप्रेजेंट करते हो। देखिए a2 को देखें इन टर्म्स ऑफ a नॉट, a4 को देखें इन टर्म्स ऑफ a नॉट। ये बिहेवियर इसी तरह चलता रहेगा। a6 भी इन टर्म्स ऑफ a नॉट होगा। क्यों? क्योंकि अपनी इस इंडिशियल इक्वेशन को देखें, जो भी a है उसके ए आर है, उसके साथ इधर आर माइनस 2 है, तो अगर इवन होगा यहाँ पे तो उसको आप इन टर्म्स ऑफ ए नॉट रिप्रेजेंट कर सकोगे। और अगर ऑड एज होंगे, फॉर एग्जांपल a3 a5 a7
A9, तो आप उनको इन टर्म्स ऑफ A1 रिप्रेजेंट कर सकोगे। मतलब क्या हुआ, आपकी दो वैल्यूज A0 एंड A1, इनको आप खुद वैल्यूज दे दो, खुद वैल्यूज असाइन कर दो, तो बाकी वैल्यूज आपके पास आती रहेंगी उन्हीं A0 और A1 से। A0 से आपके पास इवन एज आती रहेंगी और A1 से आपके पास ऑड एज आती रहेंगी। अल्फा क्या चीज है, अल्फा क्या चीज थी, अल्फा, अल्फा क्या चीज थी, आई फॉरगेट इट। अल्फा कहाँ से आया, इधर है, इधर है। अल्फा, अच्छा अल्फा आपके पास, यस यहाँ से आया है, अल्फा आपके पास पिछले लेक्चर से आया है। अल्फा, यस, अल्फा एक कोफिशिएंट की जगह, एक कांस्टेंट्स की जगह हमने पुट किया था। यस आई रिमेंबर, कांस्टेंट, ये एनर्जी की कुछ, वेयर इज अल्फा, वेयर इज अल्फा, यहाँ पे मैंने पुट के मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ठीक है, ये है ना। अच्छा यस, यस यस, ये जो एनर्जीज का रेशो था, ठीक है, जब ये कहाँ ये है, यस, एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी को चेंज नहीं करो, कोई एक ही वैल्यू दो, तो ये आपके पास यूनिट एनर्जी है एच कट ओमेगा और ई एनी एनर्जी, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट एनर्जी इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो अल्फा आपके पास ये चीज थी, ठीक है। अच्छा, अब जब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ये मैंने सारा लिखा हुआ है, इवन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन ए नॉट एंड इट्स ऑड, इट्स नॉट ओड, odd coefficients depend on a1, right? Odd, this is odd word, not old word. A naught and A1 are arbitrary constants. A naught decides our even series and A1 decides it's odd series. I don't know why I've written old. It's odd series, ठीक है? A naught और A1 ये आप असाइन करते हो, बाहर से सिस्टम को असाइन करते हो, और उसके बाद जो है सिस्टम अपनी बाकी एज की वैल्यूज उन जो आपने वैल्यूज असाइन किए उनके बेस पे असाइन करता है। अब आप देखो, हमारा एच जो था, जो मेरी ये इक्वेशन आ गई थी, हार्मीट इक्वेशन की जो सॉल्यूशन था ये, इसमें आपका था एच साई वाज इक्वल टू ए आर जाई रेज टू पावर एस प्लस आर समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये जो हमारे पास एस की वैल्यूज आई हैं गर्ल्स, ये सारी एस इज इक्वल टू 0 के लिए आई हैं, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज आई हैं ये हमने एस इज इक्वल टू 0 के लिए पुट की है, एस इज इक्वल टू 1 के लिए हम नहीं गए। एस इज इक्वल टू 0 के लिए अगर आप करते हो तो आपका एच ऑफ साई जो है वो ये फॉर्म ले लेगा, ठीक है। इसको आप 0 पुट कर लो, तो यहाँ पे इट इज ए आर, गर्ल्स सॉरी फॉर द मिस्टेक्स आई एम डूइंग, ये आप साथ साथ आप इसको कहीं पे नोट करो बच्चे, अपने पास पेज पे नोट करो, जब आप अपने पास राइट डाउन करो तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। दिस इज समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर जाई रेज़ टू पावर आर, क्योंकि एस आपने 0 पुट कर लिया है। अच्छा, अब आप क्या करो, अपनी आर को वैल्यूज देते जाओ, तो आपका एज जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पावर सीरीज है ना, ठीक है, मैंने आपको कहा कि हार्मीट इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन इज अ पावर सीरीज, ठीक है। तो ये आप देखो ए नॉट ए वन रेज टू पावर ए वन इंटू जाई, ए टू इंटू जाई स्क्वायर, ए थ्री इंटू जाई क्यूब, इन सो ऑन।
इस सीरीज को मैं जरा थोड़ा सा सेपरेट कर लेती हूँ इवन एंड ऑड सीरीज में। इवन सीरीज वो होंगी जिसमें आपका ए जो है वो भी इवन हो और आपके जाई की पावर जो है वो भी इवन हो। फॉर एग्जांपल ए नॉट के साथ जाई रेज़ टू पावर 0 है, ठीक है, और फिर a2 जाई स्क्वायर, a4 जाई 4, और ये बात इसी तरह चलती रहेगी। ऑड सीरीज के लिए फिर a1 जाई रेज़ टू पावर 1, a3 जाई रेज़ टू पावर 3, a5 जाई रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। We assign values to a0 and a1, then onwards a2, a4, even coefficient depends, ठीक है। आप a0 और a1 को वैल्यूज दो, उसके बाद आपकी ये बाकी वैल्यूज फाइंड आउट होती रहेंगी। इट्स अगेन ऑड, आई डोंट नो व्हाई आई हैव डन सो मच मिस्टेक्स ऑन दिस पेज। अब ये देखें, अगर आप वैल्यूज पुट करते हो एस की, ये जो h वाली इक्वेशन आई है ना, इसमें आप एस की इक्वेशन पुट कर लो, ए नॉट की पुट करो, a2 की करो, a4 की करो, इधर a1 की करो, a3 की करो, ठीक है। एस की इक्वेशन हमने यहाँ पे देखें ये फाइंड की है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये वापस इधर आप पुट करो, जब इधर आप पुट करोगे तो आपका h जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ ऐसी शक्ल। आपका h ऑफ जाई जो है ये इक्वेशन आपने याद रखनी है इस टॉपिक के लिए। ये इक्वेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। h ऑफ जाई जो है वो आपका कुछ ऐसा हो गया है। जब ऐसा हो गया है, अब आप क्या करो, आप अपनी अल्फा को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्फा को 1 पुट करते हो, अगर अल्फा को 1, अगर अल्फा को अच्छा सनान, अगर आप h को 1 पुट करते हो तो आपके पास क्या होता है, देखें अल्फा की वैल्यू, सपोज इफ यू टेक इट 1, अल्फा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते गर्ल्स। अल्फा जो है वो आपके क्या है, अल्फा आपका एनर्जी का रेशो है, तो एनर्जी 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती, ये भी हम आपको प्रूफ करके देंगे कि एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली 0 क्यों नहीं हो सकती। एनर्जी के अल्फा एनर्जी 0 नहीं हो सकती तो अल्फा 0 वैल्यू नहीं ले सकता। सपोज एनर्जी अल्फा इज 1, अल्फा 1 होता है तो ये आपकी इस इक्वेशन का क्या बनता है, देखें h ऑफ जाई आपका हो जाएगा a नॉट 1 प्लस अल्फा की जगह 1 पुट करो, यहाँ पे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा, 5 माइनस 1 आ जाएगा। इधर क्या होगा, 0, जब 0 होगा तो ये टर्म भी कैंसिल हो गई। मतलब क्या हुआ, आपने अल्फा इज इक्वल टू 1 लिया, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, थर्ड टर्म कैंसिल हो गई, नेक्स्ट भी कैंसिल होगी, नेक्स्ट भी कैंसिल होगी, लेकिन किसकी, इवन को, इवन जो आपकी सीरीज है उसकी। यहाँ पे अल्फा 1 पुट करो तो ये क्या होगा, a1 जाई रेज़्ड टू पावर 1, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल जाई रेज़्ड टू पावर 3 क्यूब, जाई क्यूब, क्या बोल रही हूँ मैं, अल्फा माइनस 7 माइनस 1, 3 माइनस 1 डिवाइड। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ऑड सीरीज है वो तो रह रही है, लेकिन इवन सीरीज में जस्ट फर्स्ट टर्म ए नॉट वाली टर्म रह गई और बाकी टर्म्स जो है वो खत्म हो गई है, और जो ऑड सीरीज है वो आपकी इनफाइनाइट सीरीज एज इट इज रह रही है। और अल्फा इज इक्वल टू 1, ये देखें, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इवन सीरीज a naught will survive only and odd series would stay completely as it is. Thus, even series becomes a polynomial, ठीक है, and odd series become an infinite series. अगर आप अल्फा की वैल्यू 2 लेते हो, ठीक है, लेट्स कंसिडर, इधर ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो ये मेरे पास a नॉट इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा इंटू दिस थिंग, इधर भी आ जाएगा, इधर भी, इधर देख लेते हैं, a1 जाई रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू दिस थिंग प्लस 7 माइनस 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल जाई रेज़्ड टू पावर 1। मतलब क्या हुआ, अगर आप 2 ले रहे हो वैल्यू
तो इवन सीरीज भी अपनी उसी तरह कंटिन्यू है और ऑड सीरीज भी कंटिन्यू है उसी तरह। इनफाइनाइट इवन सीरीज भी आ रही है, इनफाइनाइट ऑड सीरीज भी आ रही है। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2, देखिए बोथ इवन एंड ऑड सीरीज रिमेन इटसेल्फ या कंटिन्यू इटसेल्फ, ठीक है, कुछ भी नहीं खत्म हो रहा। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 3 लेते हो, अब क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास a नॉट इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू जाई स्क्वायर 5 माइनस 3 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू जाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a1 जाई रेज़्ड पावर 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इधर देखिए 7 माइनस 3 3 माइनस 3, मतलब ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये आपके पास ये चीज रिपीट होनी है ना, बार बार रिपीट होनी है, तो आपके पास क्या होगा, आगे के सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 आपकी जस्ट फर्स्ट टर्म सरवाइव कर रही थी, बाकी टर्म्स डाई आउट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 आपकी इवन सीरीज में सिर्फ फर्स्ट टर्म सरवाइव कर रहा है, बाकी टर्म्स डाई आउट हो रहे हैं, लेकिन ऑड सीरीज एज इट इज रह रही है, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने एक बात लिखी हुई, इवन सीरीज जो है वो आपकी पॉलिनोमियल बन गई है और ऑड सीरीज जो है वो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज बन गई है। लेकिन अल्फा की वैल्यू जब 2 ली आपने, तो बोथ इवन एंड ऑड सीरीज जो है वो इनफाइनाइट सीरीज ही हैं, एज इट इज उसी तरह है। अल्फा की वैल्यू अब जब 3 ली है, तो फिर क्या, ओनली a1 आपके पास ऑड सीरीज में था, मतलब ऑड सीरीज का फर्स्ट टर्म सरवाइव कर गया, बाकी आपकी ऑड सीरीज खत्म हो गई है। लेकिन इवन सीरीज जो है वो उसी तरह इन्फिनिटली कंटिन्यू रही है। आपकी ऑड सीरीज जो है वो एक पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन इवन सीरीज जो है दैट विल बी एन इनफाइनाइट सीरीज। इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ये जो बिहेवियर है ये एज इट इज रहेगा। इस बात को हम थोड़ा सा कंक्लूड, अगर अल्फा आप 2n लेते हो, फिर n is equal to 0 1 2 3, मतलब अल्फा अगर आप even लेते हो, both even and odd series become an infinite series, ठीक है, and it is of not our interest। infinite series हमारे काम की चीज नहीं है, कोई चीज infinite हो जाए हम उसको छोड़ देते हैं, it is not our solution, ठीक है, it is out of scope of our reach, ठीक है। हमने छोड़ दिया, अल्फा की वैल्यूज इवन नहीं लेनी, अगर अल्फा की वैल्यू ऑड आती है, मींस इफ अल्फा इज 2n + 1, तो एक सीरीज जो है वो आपकी पॉलिनोमियल बन जाती है और दूसरी सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है, ठीक है। एक जो सीरीज है ना, उसके कुछ टर्म्स रह जाते हैं, बाकी आगे सारी की सारी डाई आउट हो जाती है, और जो दूसरी सीरीज होती है वो सारी की सारी इनफाइनाइट हो जाती है। जब आपने अल्फा ऑड लिया था, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1, इवन सीरीज में एक टर्म रह गई थी, बाकी खत्म हो गई थी, और आपकी उसी तरह इनफाइनाइट हो गई थी, ठीक है। और जब आपने अल्फा 3 लिया था, विच इज अगेन एन ऑड नंबर, तो आपकी फर्स्ट जो इवन सीरीज है वो उसी तरह इनफाइनाइट सीरीज थी, और जो ऑड सीरीज है वो पॉलिनोमियल में एक दो नंबर्स में कन्वर्ट हो गई थी। व्हाट इज पॉलिनोमियल गर्ल्स, इसको सर्च कर लो। नाउ रिस्ट्रिक्ट, अब आप क्या करो, अपनी चीज़ों को जो है ना आपने इनफाइनाइट नहीं करना, इनफाइनाइट नहीं करना, इट मीन्स आप अपने अल्फा को कन्फाइन कर दो। अल्फा जो है वो आप हर एक नई वैल्यू ले सकते हो, उसको अब आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। अब अगर आपने अपनी मर्जी की अपनी डिजायर्ड वैल्यूज लेनी है, तो आपका अल्फा जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अल्फा चूंकि मेरा इसकी इक्वल है 2e डिवाइड बाई h कट ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। तो अल्फा जो है ये कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कुछ, इसकी वैल्यू सिर्फ ऑड नंबर्स हो सकते हैं, 2n + 1 हो सकती है, ठीक है। 2e डिवाइड बाई h कट ओमेगा जो है वो आपकी 2n + 1 ही हो सकती है। अगर ये कुछ भी हो जाए तो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज आ जाती हैं, और इनफाइनाइट सीरीज हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट मींस आपका 2e डिवाइड बाई h कट ओमेगा आपका सिर्फ 2n + 1 ही हो सकता है। इसको रीअरेंज करो, एनर्जी की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास बनती है n + ½ h कट ओमेगा। ये इक्वेशन कहाँ पे देखी है आपने, ये हमारी बड़ी फेवरेट इक्वेशन है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे पास आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी आ गई है,
फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है ये बड़ी मीनिंगफुल इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वो क्वांटाइज्ड है, वो सर्टेन वैल्यूज ले रही है, वो डिस्क्रीट है। ठीक है, कैसे डिस्क्रीट है, एन को देखें, वो डिपेंड कर रही है एन पे। एन की वैल्यूज, एन जो है वो आपके पास एक इंटीजर है। ठीक है, एन इज एन इंटीजर, बीच में कोई रियल नंबर नहीं है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है। ठीक है, आपकी एनर्जी हो सकती है एच कट ओमेगा, या फिर सॉरी एच कट ओमेगा बाई 2 हो सकती है, या फिर 3/2 एच कट ओमेगा हो सकती है, या फिर 5/2 एच कट ओमेगा हो सकती है, या फिर 7/2 एच कट ओमेगा हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन देम वो हमेशा एक कांस्टेंट, एक डिस्क्रीट वैल्यू रहेगी। ठीक है, आपके पास जो एनर्जी है वो बहुत एक क्वांटाइज सा नेचर शो कर रही है। दिस वैल्यू ऑफ एनर्जीज क्रिएट एन आइगन स्टेट दैट इज नॉट, ये जो एनर्जीज की वैल्यू आ रही है गर्ल्स, ये जो आ रही है ये आपके पास एक स्टेट क्रिएट कर देगा, जिसको मैं आइगन स्टेट बोल रही हूँ, साई बोल रही हूँ। ये जो साई होगा ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास जो कंटिन्यूस एनर्जी है वो आइगन स्टेट क्रिएट ही नहीं कर सकती, वो भी आइगन स्टेट क्रिएट करेगी, बट वो वाला आइगन स्टेट आपके पास नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, और हमने जो आइगन स्टेट की डेफिनेशन की थी, हमने इसको डिफाइन ऐसे किया था, इट इज वेल डिफाइंड एंड नॉर्मलाइज्ड। तो क्वांटम में आप हर एक आइगन स्टेट नहीं लेते, आप वो लेते हो जो वेल डिफाइंड हो, जो नॉर्मलाइज्ड हो। तो आप जब आपका आइगन स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, तो इट मींस आप एनर्जी भी हर एक एनर्जी नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ ये क्वांटाइज्ड एनर्जी ले सकते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा हो, इसके अलावा आप कोई एनर्जी नहीं ले सकते हो। ये आपका टॉपिक इधर खत्म हो गया है। नाउ इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।